अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हम एफएससी पार्ट 2 के लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी। आज का हमारा टॉपिक है लेज़र। हम देखेंगे लेज़र क्या होता है। तो सबसे पहले तो लेज़र वर्ड किससे स्टैंड करता है, ये किसका एब्रीविएशन है। तो एल हमारे पास है लाइट, ए हमारे पास है एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन मतलब इसके अंदर हमने क्या करनी है, लाइट को एम्प्लीफाई करना है। एस स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड। ये सारे वर्ड्स इनका हम मीनिंग देखेंगे क्या होता है। ई स्टैंड फॉर एमिशन एंड आर स्टैंड फॉर रेडिएशन। तो लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हमने लाइट के सिग्नल को एम्प्लीफाई करना है। ये एक फिनोमेना है यूजिंग स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब लेजर और ऑर्डिनरी लाइट जो आम हमारे पास बल्ब होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आम लाइट है ये हर डायरेक्शन में मूव करती है, ये जो बल्ब की लाइट होती है। लेकिन जो लेजर है, बच्चे अक्सर इसके साथ बचपन में खेलते भी हैं कि जो लेजर है वो एक खास डायरेक्शन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो लेजर की हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लेजर हमारे पास यूनी डायरेक्शनल होती है, उसकी डायरेक्शन एक खास सीमत में होती है, वो हर तरफ जैसे आम लाइट मूव करती है ऐसे मूव नहीं करती। इसके अलावा आम लाइट हमारे पास व्हाइट कलर की होती है। इसके अगर हम प्रिज्म रखें तो डिफरेंट 7 कलर्स हमें मिलेंगे, रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ये डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। लेकिन जो लेजर की लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक होती है, मतलब एक कलर की होती है, सिंगल कलर की होती है। या ये रेड हो सकती है या ये ब्लू हो सकती है। तो इस तरह से ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब इसके अंदर सिंगल वेवलेंथ होती है, तमाम की तमाम वेवलेंथ नहीं होती हैं जैसे कि हमारे पास आम व्हाइट लाइट में होती है। तो ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि ये इंटेंस होती है। इंटेंस का मतलब कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जब सारी की सारी लाइट, सारे के सारे फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी, उनकी शिद्दत ज्यादा हो जाती है। तो इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इंटेंस होती है। और फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट मतलब इनकी जो बीम्स हैं, इनका जो वेव्स हैं, इनका जो पाथ डिफरेंस है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं लेजर की जो इसको आम लाइट से डिफरेंट करती हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, इंटेंस होती है, कोहेरेंट होती है। अब लेजर हम बनाते कैसे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 2 फिनोमेना हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहला है स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या है, फिर हम देखेंगे कि स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन क्या है। तो ये 2 टर्म्स हम बारी बारी देखते हैं। स्टिमुलेट करना किसी चीज को होता है, किसी चीज को खुद करवाना, एक्टिवेट करवाना, बाहर से इन्फ्लुएंस करके, इंटरफेरेंस करके करवाना, ठीक है, जबरदस्ती करवाना हम कह सकते हैं। तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन बताऊं, हम देख लेते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में कब जाता है। एटम का एक्साइटेड स्टेट में जाने का क्या मतलब है। तो मेरे पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, यहाँ पे मेरे पास एनर्जी है, ये मैं शेल्स बना रही हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट पे पड़ा हुआ है, इसकी एनर्जी मैं कहती हूँ लेट्स सपोज E1 है, और ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी E2 है। अब जब मैं कहूंगी कि एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि एटम ने जंप किया और एटम जंप करके कहीं ऊपर चला गया। हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स होते हैं, और शेल्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है जो कि बिल्कुल इनर शेल में रिवॉल्व कर रहा है। मतलब मैं कहूंगी कि अगर मैं हाइड्रोजन के एटम की बात करूं तो उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इस टाइम ग्राउंड स्टेट पे है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर फोटॉन फॉल करवाऊंगी बाहर से, और वो फोटॉन कितनी एनर्जी का होना चाहिए, वो ये जो दोनों शेल हैं इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है उस एनर्जी का फोटॉन होना चाहिए। मतलब लेट्स सपोज अगर इसकी एनर्जी, मेरे पास इस शेल की एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो जो मैं फोटॉन बाहर से फॉल करवाऊंगी उसकी एनर्जी होनी चाहिए E2 माइनस E1। इस एनर्जी का जब मैं फोटॉन फॉल करवाऊंगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को अब्सॉर्ब करेगा, और अब्सॉर्ब करने के बाद हमें पता है कि जब इसको इतनी एनर्जी मिल गई है तो ये क्या करेगा,
यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। हम कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया, ये हायर एनर्जी लेवल पर चला गया। अब इसने ये एनर्जी अब्सॉर्ब की है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हुई है तो इलेक्ट्रॉन भी तो एटम का पार्ट है, तो एटम की एनर्जी भी ज्यादा हो गई है, तो एटम ने इस एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। और हम डायग्राम में ये सिंपल कह सकते हैं कि एटम फिर हमारा कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो असल में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं, तो पूरे एटम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कि एटम है मेरे पास एक और ये ग्राउंड स्टेट पे है। जब मैं बाहर से इसके ऊपर फोटोन फॉल करवाऊंगी, और हमें पता है कि तमाम फोटॉन्स को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी इन दोनों लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। तो मैं इसके ऊपर फोटोन फॉल करवा रही हूँ ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1। ये एटम क्या करेगा, इस फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो ये अब्सॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो इतनी एनर्जी जब मैं फॉल करवाऊंगी ये अब्सॉर्ब करेगा, और अब्सॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मूव करके ये E2 में चला जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा एटम कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस एटम ने अब्सॉर्ब किया है फोटोन को, ठीक है, इस वजह से इसे हम अब्सॉर्प्शन कहते हैं। और क्योंकि हमने जबरदस्ती इसके ऊपर फॉल करवाया है ताकि ये अब्सॉर्ब करे, हमने बाहर से इंटरफेरेंस की है, इस वजह से इसे हम इंड्यूस्ड अब्सॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन कहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि एटम्स कोलाइड कर रहे थे और साथ वाले की एनर्जी ले ली उसने और चला गया, नो, हमने बाहर से उसके ऊपर फोटोन फॉल करवाया, जबरदस्ती उसको हमने एक्साइटेड स्टेट में भेजा, इस वजह से इसे हम स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड अब्सॉर्प्शन कहते हैं। अब इसी के साथ का दूसरा फिनोमेना है मेरे पास स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन। अब तो हमने देखा अब्सॉर्प्शन क्या होती है, अब हम देखते हैं कि एमिशन क्या होती है। अब जब भी कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो वहां पे वो हमेशा के लिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, उसने दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आना है। अब ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए वो क्या करेगा, जो उसने फोटोन एब्सॉर्ब किया था उस फोटोन को वो एमिट करेगा, ठीक है। तो उस फोटोन को, इसको मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ, ठीक है। एटम हमारे पास अब कहाँ चला गया है, हमारे पास अब एटम ये एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देती हूँ कि यहाँ पे पहले एटम था जो कि अब एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब इस एटम ने डी एक्साइट होना है, तो डी एक्साइट करने के लिए क्या करेगा, जो फोटोन इसने अब्सॉर्ब किया था उस फोटोन को ये एमिट करेगा। अब इसके पास दो चांसेस हैं। पहली चांसेस है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन के, पहला है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है खुद ब खुद होने वाली, जिसको हम बाहर से इन्फ्लुएंस ना करें, ऐसे एमिशन को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन अगर ये करे तो ये क्या करेगा, जब ये इसका जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का, ये 10⁻⁸ सेकंड होता है। इतने टाइम के बाद ये नीचे वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा। जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो जो इसने फोटोन अब्सॉर्ब किया था, लाजमी बात है, वो एमिट करेगा। तो ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में फोटोन को एमिट करेगा, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, E2 माइनस E1, और ये वापिस आ जाएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में वापिस आ जाएगा। अब क्योंकि ये काम खुद ब खुद हुआ है, हमने बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, इस वजह से इस एमिशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये खुद ब खुद उसने एमिट किया है। लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन में होता क्या है कि जो फोटोन एमिट होगा ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में होगा, इसकी कोई एक खास चूजन डायरेक्शन नहीं होगी। अगर यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा एटम्स हैं तो उन तीनों को जब डी एक्साइट होंगे तो उन तीनों के जो फोटॉन्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से तो हम लेजर नहीं ले सकते। लेजर के लिए हमारी क्या कंडीशन है कि यूनिडायरेक्शनल फोटॉन्स चाहिए हमें, यूनिडायरेक्शनल फोटॉन्स। तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं इंड्यूस्ड एमिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, इसके अंदर मेरे पास, मैं यही डायग्राम दोबारा बनाती हूँ, मेरे पास E1 है, E2 है, ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो एटम मेरे पास कहाँ पे है, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में एटम है, इसने ग्राउंड स्टेट में आना ही है। तो जिस टाइम ये ग्राउंड स्टेट में वापिस आ रहा होगा, मतलब ये वापिस आने लगेगा आप कह सकते हैं, उस टाइम पे हम इसके ऊपर एक बाहर से फोटोन फॉल करवाएंगे।
और उस फोटोन की एनर्जी भी होगी E2 माइनस E1, इन दोनों लेवल्स के डिफरेंस के बराबर एनर्जी होगी उस फोटोन की। जब हम इसके ऊपर फॉल करवाएंगे, अब इसने डाउनवर्ड मूव करना है, इसने डी एक्साइट होना है। जब ये डी एक्साइट होगा तो ये भी फोटोन एमिट करेगा, ठीक है, और उस फोटोन की एनर्जी भी कितनी होगी, उस फोटोन की एनर्जी भी होगी E2 माइनस E1, ये भी इस एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। अब फायदा क्या होगा हमें बाहर से फोटोन फॉल करवाने का, कि जो हमने बाहर से फोटोन फॉल करवाया है ये एमिट होने वाले फोटोन को डिक्टेट करेगा, उससे बताएगा कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है। तो जिस डायरेक्शन में हम बाहर से फोटोन फॉल करवाएंगे, बाकी एमिट होने वाले भी सारे के सारे फोटोन उसी के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे दो फोटोन्स हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा काम तो लेजर का कर लिया कि हमने इसको यूनिडायरेक्शनल भी कर लिया और थोड़ा सा इंटेंस भी कर लिया कि एक एमिट होने के बजाय अब दो फोटॉन्स जा रहे हैं, दोनों को दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड एमिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि इसके अंदर एमिशन हुई है, जो फोटोन है वो एमिट हुआ है, और क्योंकि हमने बाहर से इन्फ्लुएंस किया है, हमने बाहर से इंटरफेरेंस किया है उसकी एक डायरेक्शन करने के लिए, इस वजह से इस एमिशन को हम इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं।